अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, एक्सपेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में हम बात करेंगे, तो एक्सपेंसेस और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग साथ साथ इसी लेक्चर में कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस से। तो एक्सपेंसेस की हमने बात की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, कि हर वो कॉस्ट बेसिकली जिसको ना आप मटेरियल कॉस्ट में क्लासीफाई कर सको ना लेबर कॉस्ट में क्लासीफाई कर सको, ऑटोमेटिकली जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस कहलाएगी। ठीक है, इसकी हमने काफी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी, सही है, रॉयल्टीज होगी। तो एक्सपेंसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो होता है जिसको आप इजीली ट्रेस कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, चार्ज कर सको स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट में। मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि डायरेक्ट एक्सपेंस से मुराद वो एक्सपेंस होता है जो स्पेसिफिकली जो है ना आप बता सको कि यार इसी पर्पस के लिए ये हुआ है, उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हो। ठीक है, उसको आप फिनिश यूनिट पे ट्रेस कर सको। जबकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पे। ठीक है, और मोस्टली जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ओवरऑल एक्सपेंसेस होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको ट्रेस करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो एग्जांपल्स कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आपके सामने। रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन यूज्ड ओनली फॉर वन प्रोडक्ट। अब आप एक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अब उस मशीन से एसोसिएटेड डिफरेंट कॉस्ट होंगी। ठीक है, वो डिफरेंट कॉस्ट आपकी एक्सपेंस कहलाएंगी, जैसे रिपेयर्स हो गए। अब रिपेयर्स कॉस्ट आपकी एक्सपेंस है। अब अगर आप उस मशीन को सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, फिर तो आप बता सकते हो कि यार जितनी भी रनिंग कॉस्ट है इसकी, ये सारी की सारी इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से लग रही है, तो डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकती हो, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। फिर दूसरा पैकेजिंग कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट। अब हर प्रोडक्ट की जो आप उसकी पैकेजिंग पे खर्चा लगाते हो वो आप बता सकते हो कि यार एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे इतना लगता है, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि आप डायरेक्टली बता सकते हो। रॉयल्टीज पेबल पर प्रोडक्ट। अब जो डिजाइन, जो लोग ड्रेस मैन्युफैक्चर करते हैं, शर्ट्स वगैरह बनाते हैं, अब अगर उन्होंने किसी का डिजाइन कॉपी करना हो तो वो उस बंदे को रॉयल्टी पे करते हैं। ठीक है, एक तरह की रॉयल्टी का मतलब होता है कि उसको एक तरह की उसके डिजाइन को यूज करने का रेंट पे करते हैं। अब क्योंकि रॉयल्टी जो होती है वो पर यूनिट होती है, तो वो भी आप जाहिर सी बात है एक चीज पर यूनिट है, रॉयल्टी अब एक्सपेंस है क्योंकि आप ना इसको मटेरियल कह सकते हो ना लेबर, और पर यूनिट है तो इसका मतलब है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक कॉस्ट यूनिट पे, आप बता सकते हो कि यार एक यूनिट को बनाने में इतना हमारा रॉयल्टी का खर्चा लगा। ठीक है, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स फी एट्रीब्यूटेबल टू अ सिंगल प्रोडक्ट और जॉब। ठीक है, अगर एक सब कॉन्ट्रैक्टर आपका ओवरऑल वो नहीं, ओवरऑल निजाम को नहीं देख रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सब कॉन्ट्रैक्टर का काम एक एक प्रोडक्ट तक है या एक जॉब तक है, फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, देखिए अब जितने भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल देख रहे हैं उसमें आप देख लेंगे स्पेसिफिक एक चीज ये है कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ये खर्चे हो रहे हैं सारे। ठीक है, इसीलिए जो डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन है आपको मैंने बताई थी कि वो एक्सपेंस जो कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए ही खर्च होता हो। ठीक है, तो हर एग्जांपल में ये चीज कॉमन है। जैसे अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट हायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एक सिर्फ जॉब को या एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपने कोई मशीनरी इस्तेमाल की, कोई टूल्स इस्तेमाल किए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पज ये था कि यार इसी जॉब पे इस्तेमाल करने। ठीक है, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे क्योंकि इस जॉब पे इस्तेमाल करने के बाद आप उनको स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, फर्दर यूज नहीं करेंगे, तो आपने जो भी खर्चा किया वो सारा सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए किया ना, इसी जॉब के लिए, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनकी एग्जांपल। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो कि एक ओवरऑल एक्सपेंस होता है, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते एक सिंगल कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्ट पे। जैसे कि रेंट। अब रेंट जो है ना मटेरियल है ना लेबर, वो एक्सपेंस है, और एक वो ओवरऑल कॉस्ट होती है। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते जी आपने शर्ट्स की आपकी फैक्ट्री है कि जी एक शर्ट पे इतने रेंट की कॉस्ट है, नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, पावर, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटर की मैंने फी लिखी, ऐसी हजारों मिसालें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसालें वो बहुत बहुत मिनिमम है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो है ना कई एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, टेलीफोन की आपकी कॉस्ट, हीटिंग लाइटिंग कॉस्ट, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ओवरऑल होते हैं। इसके बाद है एक दो टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, F1 में आपने इनको पढ़ा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है हमने ऐसा एक्सपेंस लगाया है अपने एसेट पे, ठीक है, जो एसेट की लाइफ को इनहेंस कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई बड़ा खर्चा आपने किया है किसी चीज पे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपने एक परचेज की है, तो वो क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आपने एक बिल्डिंग परचेज की है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है,
अब आपने एक बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग ली, इसमें 2 रूम से 2 फ्लोर से, अब आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, थर्ड फ्लोर भी बना दिया, तो थर्ड फ्लोर का जो खर्चा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट की लाइफ को इनहेंस करता है, उससे जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बरअक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट की लाइफ को मेंटेन करता है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा हर जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आप जो खर्चा करते हैं किसी एसेट पे, वो रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंस को जो है आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंस को आप प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली बात है, यहाँ पर ये टेस्ट नहीं होगी आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है MA1 के एग्जाम में, तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसकी आपको मैं एक और छोटी सी एग्जाम्पल दूं, आपकी एक गाड़ी है। अब आपने गाड़ी के जो है ना इंजन रिप्लेस कराया है, अब इंजन रिप्लेस करवाना एक मेजर कॉस्ट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंस होगी। अब आपने सिर्फ उसके इंजन की मेंटेनेंस कराई है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो जो ऐसा ऐसा हर वो खर्चा जो एसेट की कॉस्ट, एसेट की लाइफ में इजाफा करे, एसेट से जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें इजाफा करे। अब जैसे अब गाड़ी का आप जब रिप्लेसमेंट कराएंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटर इंजन होगा, तो वो गाड़ी अच्छा ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, अब ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंस जो है उसको आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, यानी कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाता है। तो एक्सपेंसेस चैप्टर में बस यही था, ठीक है, कोई इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब मूव करते हैं हमारे कॉस्टिंग पे। फाइनली हम आ चुके हैं, ठीक है। कॉस्टिंग में हमने कॉस्टिंग्स पढ़नी है, कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़नी है, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी है, फिर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है? कॉस्टिंग वर्ड का मतलब होता है कॉस्ट निकालना, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट निकालने को आप कॉस्टिंग कहते हो। अब कॉस्ट जब आप किसी चीज की निकालते हो, कैसे निकालते हो? तो ये मैंने एक कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ है। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हो, कि उस प्रोडक्ट में कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता है, उसकी कॉस्ट, देन डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों के सम को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट कॉस्ट में आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हो, या हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, बाय फंक्शन हम पढ़े थे कि कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन होती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्या क्या चीज होती है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट, प्लस वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड से आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद उसमें आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी ऐड करोगे उस प्रोडक्ट से जो रिलेट करती हैं, तो आपके पास उस प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉस्ट कार्ड है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग मेथड है। वर्ड एब्जॉर्ब का मतलब है इंक्लूड, शामिल करना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर सकें। अब प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करने का क्या मतलब है? देखिए, अब आप एक जब प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे एसोसिएटेड जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल, आपको पता होता है यार इतना मटेरियल लगा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसकी कॉस्ट आपने शामिल कर दी। डायरेक्ट लेबर का भी आपको पता होता है कि यार इतने आवर्स लगे, इतनी लेबर की कॉस्ट लगी यूनिट्स को बनाने में, तो वो आपने शामिल कर दिया। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस का आपको पता होता है, वो भी आप ऐड कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। अभी हमने बात की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की या और इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितनी हमने शामिल करनी है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है। ये मैं एक यूनिट की या एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कार्ड मैंने बनाया हुआ है। वो एक चैलेंज आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जो कि फिक्स होती हैं, ठीक है। और उनको आइडिया लगाना कि यार एक प्रोडक्ट में उसका कितना आना चाहिए, कितनी कॉस्ट हमें शामिल करनी है, वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट है। अब रेंट जो है, आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट फॉर एग्जाम्पल 15,000 है। अब ये 15,000 जो है आपने कॉस्ट लगाई है, और ये कॉस्ट लगाना जरूरी है। आप फैक्ट्री का रेंट पे करेंगे तो फैक्ट्री ऑपरेट करेगी तभी प्रोडक्ट्स बनेंगे। और इस रेंट की कॉस्ट है, इसको आपने रिकवर भी करना है। रिकवर आप इसको कैसे करेंगे? आप जब कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो पर यूनिट शामिल कराएंगे इस 15,000 को, ठीक है, पर यूनिट शामिल कराएंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तभी तो जब प्रोडक्ट आपकी सेल होगी तो आपको ये चीज रिकवर होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यार रेंट जो है एक फिक्स कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, हमें क्या पता चलेगा कि यार कितने हमने पर यूनिट शामिल करनी है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी अगर हम फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल अगर 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, या 10,000 यूनिट्स फर्स्ट करे बना रहे हैं, तो बस क्या है, 15,000 को 10,000 से डिवाइड करके 1.5 पर यूनिट शामिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है।
यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो रेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का तो नहीं होता ना। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल होते हैं जो जो बेसिकली जो है जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जैसे असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, जैसे फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया और कैंटीन डिपार्टमेंट हो गया। अब ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से असेंबली और मशीनिंग में तो प्रोडक्शन हो रही होगी, लेकिन जो मेंटेनेंस है या कैंटीन है वो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, वो तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर तो प्रोडक्शन नहीं हो रही ना। लेकिन वो क्योंकि फैक्ट्री का पार्ट है, डिपार्टमेंट सेपरेट मौजूद है, उन पे भी तो रेंट का कोई ना कोई हिस्सा आना चाहिए ना। तो सारे के सारे रेंट को मतलब ऐसे डायरेक्टली यूनिट्स की बेस पे एब्जॉर्ब करवा देना, तो ये तो एक फेयर बेस ना हुई, ठीक है। तो इसी इशू को टैकल करने के लिए कि कितने प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें शामिल कराने चाहिए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में, हम कॉस्टिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इंक्लूड करवाना प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। पहला स्टेप है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, सेकंड स्टेप है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, थर्ड स्टेप है रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स और लास्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। स्टार्ट करते हैं एलोकेशन से, ठीक है। अब फर्ज करें एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है आपका असेंबली डिपार्टमेंट, एक है आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट, एक है आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पर कर लेते हैं असेंबली डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कैंटीन डिपार्टमेंट। अब अभी मैंने आपको बताया कि असेंबली डिपार्टमेंट जो है वो एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है। फिनिशिंग में भी प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिनिशिंग टच उनको दी जा रही होती है, यानी कि ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। मेंटेनेंस जो है वो जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर हो गया, सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया। और कैंटीन भी आपका एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो भी आपकी सर्विस कॉस्ट सेंटर होगी, ठीक है। अब इन्हीं 4 डिपार्टमेंट्स को के थ्रू ही हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। जो ओवरहेड्स है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको एलोकेट करना है हमने। एलोकेट का क्या मतलब होता है? एलोकेट का मतलब होता है चार्जिंग ऑफ एक्सपेंस टू अ सिंगल कॉस्ट सेंटर। अब एक एक्सपेंस, अब यहाँ पर हम ओवरहेड्स की बात करें तो एक्सपेंस का मतलब ओवरहेड है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक ओवरहेड या एक एक्सपेंस जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉस्ट सेंटर से है, आपने उसकी कॉस्ट उस कॉस्ट सेंटर में शामिल कर देनी है। मिसाल के तौर पर अभी हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी। अब सुपरवाइजर की सैलरी क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, यानी कि ओवरहेड्स होती है। तो क्योंकि अगर ये असेंबली सुपरवाइजर की सैलरी की हम बात कर रहे हैं कि असेंबली डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर की सैलरी, तो हम वो सारी की सारी कॉस्ट जो है असेंबली डिपार्टमेंट में शामिल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी जो है सुपरवाइजर की, वो प्रोडक्शन ओवरहेड है, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है। अब सैलरी है उसकी 1,000 है सैलरी, ठीक है। अब ये 1,000 सैलरी जो है ये असेंबली डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर की है। इसका मतलब ये है कि जो सारी की सारी ये ओवरहेड की कॉस्ट है ये असेंबली पे आनी चाहिए, यानी कि 1,000 सारे का सारा इस पे आना चाहिए। इसी तरह हर वो एक्सपेंस, हर वो ओवरहेड जिसका ताल्लुक सिर्फ एक सिंगल कॉस्ट सेंटर के साथ है, उस एक्सपेंस को आपने उस पे इंक्लूड कर देना है, शामिल कर देना है, चार्ज कर देना है। इस स्टेप को आप कहते हो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स के बाद अगला स्टेप आता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अब ऐसे ओवरहेड्स जिसका ताल्लुक एक किसी कॉस्ट सेंटर के साथ नहीं है, जिसका ताल्लुक डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के साथ है, तो उसको हमें अपोर्शन करना पड़ता है। अपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। डिवाइड करना पड़ता है उस कॉस्ट को अमंग डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स में हम डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पे फेयर बेसिस पे। फेयर बेसिस का मतलब यह है कि सबसे मुनासिब और सबसे जायज बेस क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट पॉसिबल तरीका। अनफेयर ना हो। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बेसिकली फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिनको हमने डिवाइड करना होता है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में फेयर बेसिस पे। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स में तो हम देखते हैं ना कि यार ये ओवरहेड है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इसी सिंगल कॉस्ट सेंटर के साथ है, तो सारी के सारी कॉस्ट उसमें शामिल करा दो। अब ऐसे ओवरहेड्स जिनका ताल्लुक ओवरऑल है, ठीक है,
उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा और उस स्टेप को आप कहते हो अपॉर्शनमेंट। अब डिवाइड करने का तरीका सीखते हैं। अब फॉर एग्जांपल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो मैंने एग्जांपल में लिया वो रेंट है। अब फैक्ट्री का रेंट है 15,000। अब फैक्ट्री में 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और क्योंकि ये एक ओवरऑल कॉस्ट है, जनरल कॉस्ट है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसी एक डिपार्टमेंट से तो इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है, रेंट पूरी फैक्ट्री का पे हो रहा होता है। तो अब इसको हमने डिवाइड करना है फेयर बेसिस पे। तो देखें ना, अगर आपने रेंट ऑफ फैक्ट्री को डिवाइड करना है फेयर बेसिस पे, तो सबसे फेयर बेस क्या है? सबसे फेयर बेस है एरिया। एरिया के हिसाब से आप देखेंगे किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एरिया कवर किया होगा उसमें ज्यादा कॉस्ट आनी चाहिए, रेंट की ज्यादा शेयर उस पर आना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट ने कम एरिया कवर किया होगा उस पर रेंट का कम शेयर आना चाहिए। तो मुनासिब और फेयर बेस यही है ना। तो हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो मैंने लिखी हुई है असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन, इनके मैंने एरियाज लिखे हुए, ठीक है, कि एक असेंबली का एरिया 2000 मीटर है, 4000 मीटर है, 2500 मीटर मेंटेनेंस का है, और कैंटीन का 1500 मीटर है। अब इस 15,000 को मैंने फेयर बेसिस पे डिवाइड कर देना है इन चारों पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं देखूंगा कि यार टोटल एरिया कितना है। तो 2000 प्लस 4000 6000, और 2500 जो है वो 8500, और ये आ जाएगा आपके पास 10,000। फैक्ट्री का टोटल एरिया 10,000 मीटर है। अब हमने इसको, इसकी हेल्प से, एरिया की हेल्प से हमने 15,000 को डिवाइड करना है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में। स्टार्ट करता हूँ मैं असेंबली से। देखें, फैक्ट्री का जो टोटल एरिया है वो आप नीचे लिख देंगे 10,000, ठीक है, ये टोटल एरिया है, जिसमें से 2,000 जो है वो असेंबली ने कवर किया हुआ। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 से आपके पास एक डेसिमल फिगर आ जाएगी, यानी कि 0.2 या 20%। तो इससे आपको यह अंदाजा होता है कि यार आउट ऑफ 100% 20% जो एरिया है वो असेंबली ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो 0.2 का मतलब 20% ही होता है, ठीक है, एक ही बात है। 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100 को कहते हैं और वो 0.2 होता है। तो 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000 से आपको ये पता चलेगा कि यार 20% एरिया जो है ना, पूरा जो फैक्ट्री का है, वो असेंबली ने उसमें से 20% कवर किया हुआ है। तो अगर उसने 20% कवर किया हुआ है, तो 15,000 जो रेंट है उसका उतना ही शेयर उसको आना चाहिए ना। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 15,000। इसी तरह जो फिनिशिंग है उसने 4,000 मीटर यानी कि 40% कवर किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा? 4,000 को आप डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से। ऐसे ही मेंटेनेंस के लिए 2,500 मीटर उसने कवर किया हुआ है फैक्ट्री का, और टोटल जो एरिया है वो 10,000 है। मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉस्ट आपने शेयर करनी है उससे। और फाइनली इसी तरह कैंटीन का आप करेंगे 1,500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ठीक है। अब मैं इनके आंसर्स निकालता हूँ। तो पहले का आंसर मेरे पास आ जाएगा 3,000, ठीक है। तो 3,000 मेरे पास इसका आ गया असेंबली का। सेकंड का जो आंसर है वो आएगा 6,000। और मेंटेनेंस का जो आंसर है वो आएगा मेरे पास 3,750। 3,750। और फाइनली कैंटीन का जो है वो 1,500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, 1,500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 2,250, ठीक है। तो अब आप इन सारी इन चारों कॉस्ट को ऐड करें, 2,250 प्लस 3,750 प्लस 6,000 प्लस 3,000, तो आपके पास दोबारा जो आंसर आएगा वो वही 15,000 आएगा। तो वही 15,000 जो रेंट का है उसको हमने डिवाइड कर दिया है चारों कॉस्ट सेंटर्स पे फेयर बेसिस पे, ठीक है। और फेयर बेसिस हमने क्या ली थी? एरिया लिया था। एरिया हमने लिया था फेयर बेस पे, ठीक है। अब देखें, फेयर बेसिस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट को जब आपने एलोकेट, जब आपने डिवाइड करना है तो आपने फेयर बेसिस ही लेनी है। इससे, इसकी रीजन ये है कि मुनासिब बात यही है, और यू नो के आइडियल यही है कि जो बंदा जितना मतलब जो बंदा, जो कॉस्ट सेंटर, जिस, अब जैसे रेंट की एग्जांपल है, अब जो कॉस्ट सेंटर कम एरिया कवर कर रहा है उस पर कॉस्ट का कम शेयर आना चाहिए ना। तो उसको कॉस्ट का कम भी मतलब कम शेयर बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये तो ज्यादती हुई ना कि अगर एक कैंटीन है, कैंटीन सिर्फ 1,500 मीटर कवर कर रही है एरिया, तो आप उस पर रेंट ज्यादा चार्ज कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कहेंगे जी सर 15,000 को डिवाइडेड बाई 4 कर दें, सब पे बराबर बराबर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, फेयर बेसिस का होना जरूरी है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है।
अब फ्लोर एरिया आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने रेंट को करना है, आपने हीटिंग और लाइटिंग कॉस्ट को, हीटिंग एंड लाइटिंग ओवरहेड्स को डिवाइड करना है 4 डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर कैंटीन की कॉस्ट है या आपके ऑफिस की कॉस्ट है, उसको आपने अपोर्शन करना है, तो आप कैसे करोगे? आप इम्प्लॉइज की बेस पे देखोगे कि यार कितने इम्प्लॉइज। अब कैंटीन की फॉर एग्जांपल कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में, तो आप देखोगे यार कैंटीन के जो कॉस्ट है, कैंटीन से कौन कौन सा एम्प्लॉय या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिफरेंट डिपार्टमेंट से आके खाना खा रहे हैं। जो ज्यादा डिपार्टमेंट कैंटीन में आ रहा है उसके एम्प्लॉयज, तो उस डिपार्टमेंट में कैंटीन का ज्यादा शेयर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि यार कॉस्ट सेंटर को जो कॉस्ट है उसको हमने अपोर्शन कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल स्टोर्स डिपार्टमेंट, अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं, उनको आपने डिवाइड करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो आपने देखना है कि यार फेयर बेसिस क्या है। तो आप देखोगे यार स्टोर से सबसे ज्यादा सर्विस कौन ले रहा है? स्टोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? मटेरियल इशू करना। आप देखोगे कि यार सबसे ज्यादा मटेरियल जो है हम किस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। तो जिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा मटेरियल दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी डिपार्टमेंट पे उसका ज्यादा शेयर आना चाहिए ना। तो ऐसे आपने चीजों को देखना है। ये था हमारा स्टेप 2 अपोर्शनमेंट। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप 3 पे, जिसका नाम है री अपोर्शनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना चीजें थोड़ी ट्विस्ट चीजों में आएगा, थोड़ा यहाँ पर आपको चीजों को समझना जरूरी है। रीअपोर्शनमेंट का मतलब होता है रीडिवीजन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर बैक टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ऑन फेयर बेसिस। इस स्टेप में हम जो सर्विस कॉस्ट सेंटर में हमने अपोर्शनमेंट की थी, ओवरहेड्स जो उस पे चार्ज किए थे, सर्विस कॉस्ट सेंटर के जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको दोबारा हमने प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करना है। और इस स्टेप को आप कहते हो रीअपोर्शनमेंट। और बेसिस जो आपने इस्तेमाल करनी है वो आपने फेयर बेसिस इस्तेमाल करनी है, यानी कि फेयर होने चाहिए। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि असेंबली डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कैंटीन डिपार्टमेंट है। अब ये जो यूनिट्स बन रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है, वो किन डिपार्टमेंट्स में हो रही है? सिर्फ और सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स में हो रही है ना। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में और कैंटीन डिपार्टमेंट्स में कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रही ना। और हमने जो ये सारी कॉस्ट है, जैसे अभी रेंट की हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हमने दोबारा डिवाइड, हमने इस कॉस्ट को शामिल करना है अपनी कॉस्टिंग में, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। और कॉस्टिंग पर यूनिट हम कर रहे थे। तो आइडियल तो यही है ना कि हमारी जो जितनी भी कॉस्ट है वो आइडियली शेयर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ असेंबली और फिनिशिंग के दरमियान। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली और फिनिशिंग के दरमियान, क्योंकि वहीं पे यूनिट्स बनेंगे और उसी तरह उसी की बेसिस पे हम कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि सर्विस कॉस्ट सेंटर में प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, प्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में हो रही होती है, तो हम सर्विस कॉस्ट सेंटर के जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको डिवाइड बैक करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में। और स्टेप का नाम है रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, रीअपोर्शनमेंट स्टेप का नाम है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर्विस कॉस्ट सेंटर में हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती और वहां से भी हमने ओवरहेड्स रिकवर तो करने होते हैं, कॉस्ट रिकवर करनी होती है। इसीलिए हम उसको फेयर बेसिस में दोबारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे चार्ज कर देते हैं। और वहां से फिर हम फाइनली जो है ना एक यूनिट पे हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। अब हम ये कैसे करते हैं? अब इसको जो है करते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं सारी कॉस्ट लिखता हूँ। असेंबली की जो कॉस्ट हमने अपोर्शन की थी वो थी 3000। फिनिशिंग की जो कॉस्ट हमने अपोर्शन की थी वो थी 6000। देन हमने 3750 2250, 3750 इसकी थी एंड 2250 इसकी थी। ये हमने रीअपोर्शनमेंट की थी। ठीक है, आप यहाँ पर मैं लिख, ये हमने सॉरी अपोर्शनमेंट की थी, यहाँ पर आ जाएगा अपोर्शन जो आपने डिवाइड किए थे। अब यहाँ पर अगर कोई एलोकेशन आपने ऑलरेडी की हुई थी, कोई ओवरहेड्स थे जो आपने एलोकेट किए हुए थे, यानी कि एक कोई ओवरहेड थे जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट से था, वो भी आपने ऐड कर देने। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी असेंबली डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर की सैलरी, क्योंकि वो सुपरवाइजर की सैलरी असेंबली डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर था, तो इसका मतलब है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इसी से है। तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ 1000। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। ठीक है, ये क्योंकि सिंगल छोटी सी एग्जाम्पल है, विकेट में मजीद भी एग्जाम्पल्स आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ होना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले होता है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है अगर एक कॉस्ट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट से है तो उस पर सारी की सारी चार्ज कर दो। फिर होता है अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब ये होता है कि एक कॉस्ट का ताल्लुक, एक ओवरहेड का ताल्लुक सारे डिपार्टमेंट से होता है, या ओवरऑल एक कॉस्ट होती है, जनरल एक्सपेंस होता है, उसको डिवाइड करना। ठीक है, तो देखिए हर डिपार्टमेंट की बहुत सारी एलोकेशन होंगी ओवरहेड की, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टेस्ट नहीं होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एलोकेशन एक 1000 सुपरवाइजर की सैलरी शामिल की है। ठीक है, इस तरह तो
आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट ओवरहेड्स होंगे, तो वो सब के सब यहाँ पर आपने इसी तरह ऐड करने। मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एलोकेशन करनी है पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड की, फिर उसके बाद आपने अपोर्शनमेंट करनी है। नेक्स्ट स्टेप था री अपोर्शनमेंट, ठीक है। अब री अपोर्शनमेंट का मतलब ये है कि यार ये जो सर्विस कॉस्ट सेंटर है, मशीनिंग और कैंटीन है इस केस में, इनकी कॉस्ट को आपने दोबारा डिवाइड कर देना है, दोबारा चार्ज कर देना है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे, ठीक है, असेंबली और फिनिशिंग पे। और वो कैसे करना है, फेयर बेसिस को यूज करते हुए करना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कैंटीन से, ठीक है। अब कैंटीन की कॉस्ट है वो है 2250, और इस 2250 को आपने डिवाइड कर देना है असेंबली और फिनिशिंग में फेयर बेसिस पे। फेयर बेस क्या हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि जो जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ज्यादा कैंटीन के पास आ रहे हैं, इसका मतलब है कैंटीन उस डिपार्टमेंट को ज्यादा सर्विस दे रही है, तो कॉस्ट का भी तो ज्यादा हिस्सा उसी डिपार्टमेंट पे आना चाहिए ना। अब फॉर एग्जाम्पल असेंबली के डिपार्टमेंट के जो है ना वो 50 एम्प्लॉइज आते थे कैंटीन में मील लेने, ठीक है, खाना खाने, जबकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के 30 एम्प्लॉयज आते थे कैंटीन में। तो अब हमने इस 2250 को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे हमने डिवाइड कर देना है। फेयर बेस यही है ना कि कैंटीन जिसको ज्यादा सर्विस दे रही है, कैंटीन की कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा, ज्यादा कॉस्ट वही बर्दाश्त करे, ठीक है, ज्यादा शेयर वही बर्दाश्त करे। तो वही स्टेप हमने जिस हमने अपोर्शनमेंट पहले की थी वैसे ही हम करेंगे। असेंबली के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2250 कॉस्ट है जिसको आपने डिवाइड करना है। टोटल इंप्लॉइज जिनको कैंटीन खाना दे रहा है वो है 80, और उन 80 में से 50 एम्प्लॉइज असेंबली के हैं। 50 डिवाइडेड बाई 80 से आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि 0.625, यानी कि असेंबली जो है 62, कैंटीन जो है वो 62.5% सर्विस जो है वो किसको दे रहा है, असेंबली को दे रहा है। तो इतना शेयर भी उसकी कॉस्ट का इसी पे आना चाहिए, तो उसको आप 2250 से मल्टीप्लाई करोगे, या आपके पास आ जाता है 1406.25। तो मैं यहाँ पर 1406 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने किए रीअपोर्शन, आपने रीअपोर्शन किया कैंटीन का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रीअपोर्शन कैंटीन का असेंबली पे, जो कि आ गया 1406। ये 1406 आपने यहाँ पर चार्ज कर दिया, तो यहाँ से आपने माइनस कर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने ये शेयर वहां पर दे दिया, अपना असेंबली में दे दिया। अब आपने कैंटीन की जो कॉस्ट है उसको फिनिशिंग पे भी करना है, ठीक है। तो फिनिशिंग पे करने के लिए आप क्या करेंगे, 2250 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 80। 30 डिवाइडेड बाय 80 से आपके पास आ जाएगा 0.375, यानी कि 37.5%। तो कैंटीन जो है वो अपना 37.5% सर्विस जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को देती है उनके एम्प्लॉयज को सर्व करके, ठीक है। तो ये परसेंटेज आ गई, और आइडियल बेस यही है ना, फेयर बेस यही है कि यार जिसको ज्यादा काम वो करके दे रही है, जिसके लिए ज्यादा काम कर रही है, उसको उसकी कॉस्ट का ज्यादा हिस्सा वही बर्दाश्त करे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैंटीन की कॉस्ट से 2250 से, तो ये आ रही है 843.75। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 844। इसका मतलब ये है कि जो कैंटीन के आप रीअपोर्शन करेंगे फिनिशिंग पे, वो आएंगे आपके पास 844। तो ये आप फिनिशिंग के कॉस्ट सेंटर में ऐड कर देंगे, और यहाँ से आप 844 माइनस कर देंगे क्योंकि आपने यहाँ पर चार्ज कर दिए। अब आप 1406 और 844 को ऐड करें तो 2250 ही बनता है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने कैंटीन के जितने भी कॉस्ट सेंटर है वहां से उठा के, यानी कि वहां पर जीरो कर दिया, और उसको डिवाइड बैक कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे, जो कि असेंबली और फिनिशिंग थे, फेयर बेसिस पे। तो यहाँ पर इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हमने चार्ज कर दिया। अब इसी तरह हमने मेंटेनेंस के ओवरहेड्स को चार्ज करना है असेंबली और फिनिशिंग पे, क्योंकि मेंटेनेंस एक सर्विस कॉस्ट सेंटर है, और मेंटेनेंस के ओवरहेड्स कितने, 3750। अब फेयर बेस क्या होगी, फेयर बेस वही होगी ना कि मेंटेनेंस के एम्प्लॉइज जिस डिपार्टमेंट में जाके, जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके ज्यादा काम करके दे रहे हैं, ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा मशीनों की मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसका उस कॉस्ट का उतना ही हिस्सा उसे उस फलाने डिपार्टमेंट में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मेंटेनेंस की ज्यादा कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अब इसके लिए आइडियल बेस क्या हो सकती है, एग्जाम में उसने आपको परसेंटेज दी होगी, ठीक है। अब वो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि असेंबली जो है, असेंबली को 40% काम करके देता है मेंटेनेंस, जबकि फिनिशिंग को वो 60% काम करके देता है। तो आपने कॉस्ट को भी ऐसे डिवाइड करना है। अब मेंटेनेंस की कॉस्ट अगर आपने असेंबली पर डिवाइड करना है तो 3750 का आप 40% लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 40% काम वो असेंबली को करके दे रहा है, तो कॉस्ट का 40% शेयर भी असेंबली पे आना चाहिए। इसी तरह फिनिशिंग जो है वो 3750 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60% से। क्यों, क्योंकि 60% सर्विस जो है मेंटेनेंस फिनिशिंग को दे रहा है, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट का 60% भी इसी को बर्दाश्त करना चाहिए।
तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगर आंसर्स लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएंगे 1500, और दूसरे का आ जाएगा 3750 मल्टीप्लाई बाई 0.6, 2250। आप इनको ऐड करें तो 3750 ही बनता है। इस 3750 को आपने स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे फेयर बेसिस इस्तेमाल करके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ री अपोर्शन आपने जो मेंटेनेंस के किए हैं, तो री अपोर्शन मेंटेनेंस के जो असेंबली पे आए वो आए 1500, और यहाँ से आप मेंटेनेंस की कॉस्ट से रिमूव कर देंगे। और फाइनली जो आपने री अपोर्शन किए हैं मेंटेनेंस के फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे वो हैं 2250, और 2250 जो है आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, सॉरी यहाँ से आप रिमूव कर देंगे 2250। तो अब आप ओवरहेड्स का टोटल कर लेंगे, कितने टोटल ओवरहेड्स आए, ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दें। ये दोनों तो जीरो जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने इनकी कॉस्ट को दोबारा चार्ज बैक कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे फेयर बेसिस पे। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रोडक्शन तो है, यूनिट्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इन्हीं दो कॉस्ट सेंटर्स में हो रहे हैं ना। तो हमने यूनिट्स की बेस पे ही आगे जाके हमें जो अब्जॉर्ब करवाना होगा, यूनिट्स की बेस पे कराना होगा ना, प्रोडक्शन की बेस पे कराना होगा। तो इसीलिए ओवरहेड सारे के सारे इन दोनों पे आने चाहिए। डायरेक्टली हम ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है, पहले हमें अपोर्शनमेंट करना जरूरी था ताकि हमें पता चले कि कितना रेंट का शेयर किस किस डिपार्टमेंट पे आ रहा है। फिर अगेन रीअपोर्शन हम करेंगे फेयर बेसिस पे। तो दोनों स्टेप को फॉलो करने का मकसद यही था कि हमने फेयर बेस को ही फॉलो करना है। अब मैं कॉस्ट को ऐड करूं अगर असेंबली की, तो एलोकेशन जो है वो 1000 की थी, अपोर्शनमेंट जो थी वो 3000 की थी, उसके बाद 1406 कैंटीन के आगे और 1500 आगे आपके मेंटेनेंस के। तो ये 6906 बन रहा है, ठीक है, 6906। इसके बाद दूसरा जो है आपका फिनिशिंग का, उसके मैं ऐड करूं तो 6000 प्लस 844 प्लस 2250, ये आ रहा है 9094, 9094। अब आप लोग अगेन 9094 को आप लोग ऐड कर रहे हैं 6906 के साथ, तो ये 16000 बनता है, ठीक है। 15000 जो हमने रेंट का डिवाइड किया प्लस एलोकेशन का जो 1000 है वो इसमें शामिल हो गया। अब एलोकेशन का मैंने 1000 यहाँ पर क्यों लिखा है, देखें ज्यादातर सवालों में आपको एलोकेशन एंड अपोर्शन ML1 लेवल पे डायरेक्टली बताई होगी, यानी कि आपने जस्ट रीअपोर्शनमेंट करनी हुई, बहुत करनी हुई तो करनी होगी। एलोकेशन आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि पहला स्टेप होता है एलोकेशन, यानी कि हर वो ओवरहेड जिसका ताल्लुक किसी एक कॉस्ट सेंटर से होता है आपने वहां पर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने अपोर्शनमेंट करनी है उन ओवरहेड्स के लिए जो ओवरहेड्स फिक्स होते हैं, जिनका ताल्लुक हर डिपार्टमेंट से होता है और वो फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है उनको डिवाइड करना है हर डिपार्टमेंट में, और डिफरेंट ओवरहेड्स के लिए डिफरेंट बेसिस हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम रीअपोर्शन करते हैं, उसमें हम जो सर्विस वाले होते हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर, उनके ओवरहेड्स जो हमने डिवाइड किए होते हैं उनको दोबारा हम डिवाइड किए होते हैं ऑलरेडी, जो एलोकेट होते हैं उनको हमने दोबारा चार्ज करना होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे फेयर बेसिस पे। और फाइनली जब आप ये सब कुछ कर चुके होते हैं, देन आप जब टोटल करते हैं तो आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ जाते हैं जिस डिपार्टमेंट के हों उस डिपार्टमेंट से रेलिवेंट। ऐसे जो है ना सारा सिस्टम होता है। अब फाइनली जब आपने सारा कुछ कर लिया है, अब फाइनली जो है आप ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देंगे। लास्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब वर्ड का मतलब होता है इंक्लूड, शामिल करना। फाइनली आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ओवरहेड्स को शामिल करेंगे प्रोडक्ट पे ऑन एप्रोप्रिएट बेसिस। अब एप्रोप्रिएट बेसिस क्या होता है और हम कैसे शामिल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर जितने भी हमने ओवरहेड्स निकाले वहां पर मैं लिख लेता हूँ। असेंबली के जो हैं 6906 है, असेंबली के 6906 है। देन जो आपके फिनिशिंग के हैं वो है 9094, फिनिशिंग के हैं 9094। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सारी कॉस्ट आपने एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट करके निकाली, आपको पता चला है कि यार जो कॉस्ट है उसका 6906 वो असेंबली का है, यानी कि असेंबली के ओवरहेड्स की कॉस्ट इतनी है, ओवरहेड्स यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, और फिनिशिंग के ओवरहेड्स की कॉस्ट इतनी है। तो अब फाइनली अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, फाइनली आपने इसको इंक्लूड कर देना है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। अब आप कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आप एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है OAR। OAR वर्ड का मतलब होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यह आपको बताता है कि पर यूनिट या जो भी इसकी एब्जॉर्प्शन बेसिस होती है आपने कितना शामिल करना है एक प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले तो मैंने यूनिट्स बोल दिया, तो मैं यूनिट्स की बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने असेंबली डिपार्टमेंट में जो यूनिट्स आपने असेंबल किए हैं वो थे 1000 यूनिट, ठीक है।
और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो यूनिट्स फिनिश्ड हुए वो थे 900 यूनिट्स फॉर एग्जांपल। अब आपने देखना है कि यार पर यूनिट मैंने कितनी कॉस्ट ओवरहेड की शामिल करानी है, तो आप OAR देंगे बजटेड ओवरहेड्स। ये जितना भी हम काम कर रहे हैं हम बजट काम कर रहे हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम करते हैं ये हम बजटेड ओवरहेड्स की बेस पे करते हैं, ठीक है। हम बजटेड डाटा लेते हैं और बजटेड डाटा की बेस पे ही हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस्ट शुरू में कैलकुलेट करनी होती है। अब बजटेड ओवरहेड्स जो हैं वो थे आपके असेंबली के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OAR OAR असेंबली, असेंबली डिपार्टमेंट का OAR निकाल रहा हूँ, OAR असेंबली। तो बजटेड ओवरहेड्स जो हमने सारा कुछ किया, बजटेड ओवरहेड्स का मतलब होता है वो सारे टोटल ओवरहेड्स, एलोकेशन, अपॉर्चमेंट और रीअपॉर्चमेंट के बाद जो आते हैं वो 6906 थे। और इस डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स बनते हैं? 1000 यूनिट्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 6.906 पर यूनिट जो है असेंबली की कॉस्ट, असेंबली के ओवरहेड्स शामिल होने चाहिए एक यूनिट में। OAR असेंबली डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि पर यूनिट आपने असेंबली डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं उनका 6.906 एक यूनिट में शामिल करना है। इसी तरह अगर मैं OAR निकालूं फिनिशिंग का, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो है उसके जो ओवरहेड्स हैं वो है 9094, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो यूनिट्स, जो उसके यूनिट्स हैं वो 900 यूनिट्स हैं। तो 9094 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट्स, तो यह आ जाता है 10.104, ठीक है, 10.104 पर यूनिट। इसका क्या मतलब है? OAR फिनिशिंग का मतलब ये है कि जो फिनिशिंग के ओवरहेड्स हैं, फिनिशिंग के ओवरहेड्स हैं उनका इतने डॉलर पर यूनिट आपने शामिल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। जब हम सारा कुछ कर रहे थे वो हम इसलिए कर रहे थे कि हम ये चीज निकाल सकें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यार ये जो रेंट का 15,000 था बेसिकली, या जो ओवरऑल जितने भी ओवरहेड्स थे उसका कितना जो है हमने यहाँ पर शामिल करना है। यहाँ पर हमने असेंबली डिपार्टमेंट का निकाला कि जो असेंबली के ओवरहेड्स है उनका आपने जो है बेसिकली 6.906 पर यूनिट शामिल कराना है, और OAR जो फिनिशिंग का है उसका भी आपने 10.104 पर यूनिट शामिल कराना है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स की बेस पे आपने एब्जॉर्ब करवाना है। यूजली ये यूनिट सेम ही होंगे, फिनिशिंग के भी 1000 ही होंगे, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने आपको बताया है। एक तो बेस ये होगी, ठीक है। अब यूनिट्स होगी, दूसरी बेस क्या हो सकती है एब्जॉर्ब करवाने की? आवर्स हो सकती है, ठीक है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी अब आपने देखना है। अब आवर्स का क्या मतलब है? आप ये देख सकते हैं कि यार एक प्रोडक्ट है उस पे कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट है उस पे कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, और उन उस हिसाब से आप एब्जॉर्ब करवा सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि असेंबली डिपार्टमेंट में जो लेबर आवर्स टोटल लग रहे हैं वो लग रहे हैं 5000 घंटे, 5000 आवर्स। और फिनिशिंग में, अब देखें, अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स लग रहे हैं, लेबर जो है वो जो लगा रहा है वो लगा रहा है 7000 घंटे। अब आप लेबर आवर्स की बेसिस पे भी शामिल कर सकते हो ओवरहेड्स को किसी प्रोडक्ट में। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। असेंबली डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स थे वो कितने थे? 6906। और अब आप OAR लोगे पर लेबर आवर, लेबर आवर के हिसाब से आप शामिल कराओगे OAR पर लेबर आवर। टोटल लेबर आवर है 5000 आवर्स, तो इससे आपके पास आ जाएगा 6906 डिवाइडेड बाई 5000, 1.3812 $1.38 पर आवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो असेंबली के ओवरहेड्स हैं 6906, उनको आपने एक घंटे के हिसाब से प्रोडक्ट में 1.38 शामिल कराना है। अब एक प्रोडक्ट है या एक यूनिट है उसको बनने में अगर 2 आवर्स लगते हैं, इसका मतलब ये है कि एक घंटे की कॉस्ट 1.38 है, टू की क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.38, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.38, 2.76, 2.76। तो एक यूनिट में 2.76 शामिल होगा। तो ये एक और बेसिस है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाने की, ठीक है। लेबर आवर्स की बेस पे भी आप एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। अब लेबर आवर्स की बेस पे आपने एब्जॉर्ब करवाना है, पहले आपने OAR पर आवर निकालना है। OAR पर आवर का मतलब ये होता है कि एक घंटे के हिसाब से कितने ओवरहेड्स हमने शामिल कराने हैं कॉस्ट में प्रोडक्ट की। क्योंकि अब एक प्रोडक्ट को बनाने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो जो OAR आपने निकाला होगा पर आवर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। इसी तरह OAR अगर आपने फिनिशिंग का निकालना है तो
फिनिशिंग जो है उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 9094, और फिनिशिंग के जो आवर्स थे वो थे 7000। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 9094 डिवाइडेड बाय 7000, तो ये आ जाएगा 1.299, तो 1.3 में लिख देता हूँ, 1.3 पर आवर। 1.3 पर आवर का क्या मतलब है कि जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स हैं 9094, उनको आपने शामिल करवाना है 1 घंटे के हिसाब से 1.3। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा लगता है तो ओवरहेड्स का 1.3 उसमें आना चाहिए। अब एक यूनिट को बनाने में फर्ज करें फिनिशिंग वालों को ज्यादा घंटे चाहिए होते हैं, फर्ज करें 2.5 आवर्स चाहिए होते हैं, तो फिनिशिंग की कितने ओवरहेड्स की फिनिशिंग की कितनी कॉस्ट आपने एक यूनिट में शामिल करानी है? 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जिससे आपके पास आ जाएगा 3.25। ये 3.25 जो मैंने स्टार्टिंग में कॉस्टिंग स्टेटमेंट थी उसमें आपने ऐड कर देना है असेंबली के जो 1.38 है, जिससे हमने ऊपर 2.76 निकाला था, वो भी और ये भी। तो ऐसे जो है आप ओवरहेड्स को शामिल कराते हो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ओ यार आप मशीन आवर की बेसिस पे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर एक एक डिपार्टमेंट है वो मशीन इंटेंसिव है, वहां पर मशीनें काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपने मशीन आवर्स की बेस पे अब्जॉर्ब करवाना है, डिवाइड कर देना है आपने मशीन आवर्स से, और देखना है कि पर मशीन पर आवर कितनी कॉस्ट बन रही है। तो जो प्रोडक्ट मशीन के जितने आवर्स लेती है उस हिसाब से आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और शामिल कर देनी है, ठीक है। ये तरीका है एब्जॉर्ब करवाने का। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। डिफरेंट बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो नंबर 1 होती है यूनिट्स बेस्ड, ठीक है, आपने यूनिट से डिवाइड कर देना ओवरहेड्स को। दूसरी हो सकती है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स के हिसाब से आपने पर लेबर आवर ओ यार आपने निकालना है, और फिर एक यूनिट को बनाने में जितने लेबर आवर्स लगते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना जो रेट आया है। उसके बाद आप मशीन आवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट है वो मशीनिंग डिपार्टमेंट है, और या उसमें मशीनें ज्यादा चल रही है, मशीन इंटेंसिव है, तो ये 3 बेसिस हैं जो आपको एग्जाम में टेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसके आप क्वेश्चन भी करेंगे काफी डिटेल से, फिर जाके आपको क्लैरिटी आएगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में हम फाइनली जो हमने ओवरहेड सारे एलोकेट पोर्शन और ये पोर्शन करके निकाले होते हैं टोटल ओवरहेड्स, उनको डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम शामिल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ओ आर के थ्रू। ओ आर पर यूनिट भी हो सकता है, ओ आर पर लेबर आवर भी हो सकता है, ओ आर पर मशीन आवर भी हो सकता है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया होगा कि डिफरेंट ओ आर है। ओ आर आपको ये बताता है कि पर यूनिट या पर आवर आपने ओवरहेड का कितना शामिल करना है एक यूनिट की कॉस्ट में, ठीक है। ये सारी काम हम इसीलिए कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमें आइडिया हो गया जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनका कितना पर यूनिट या पर आवर हमने प्रोडक्ट वाइज हमने कितना जो है कॉस्ट को प्रोडक्ट में शामिल कराना है। यही इसका मकसद होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का। अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? अंडर का मतलब होता है कि आपने कम एब्जॉर्ब करवा दी, आपने कॉस्ट कम शामिल करवा दी। ओवर का मतलब होता है कि आपने ज्यादा कॉस्ट शामिल करवा दी। उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है अब हम देखते हैं। देखिए अब ये जो सारा काम है मैंने आपको बताया था कि हम बजटेड बेस पे कर रहे होते हैं, तो हम बजटेड बेसिस पे सारा काम कर रहे होते हैं, फिर हम उस बेसिस को जो हमने सारा कुछ किया होता है उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, जिसके रिजल्ट्स में टू डिफरेंस आते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, कैसे करते हैं, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे निकलती है। पहला काम आप करेंगे कैलकुलेट ओ आर। जैसे आपने ओ आर निकाल जिस जो भी उसने आपको मेथड दिया है, जो भी उसने आपको बेसिस दी हुई है उसके थ्रू आप ओ आर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ओ आर निकाला कि यार $2 है पर यूनिट की, एक यूनिट में आपने ओवरहेड्स की $2 यानी कि 2 कॉस्ट शामिल करनी है। अब आप निकालेंगे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि आपको कितने शामिल करने चाहिए, ठीक है। टोटल में कितने शामिल करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब क्योंकि आपने इसको एक्चुअल से कंपेयर करना होता है, तो जो इसमें आप लेवल ऑफ एक्टिविटी लेते हैं वो एक्चुअल की लेते हैं, ताकि कंपैरिजन जो है वो लाइक टू लाइक हो। जैसे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालने के लिए ओ आर को आपको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आपके पास आ गए 2, और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट करें 1000 यूनिट्स थी, ठीक है, 1000 यूनिट्स। तो इससे आपको ये पता चलता है ना कि आपको 2000 कॉस्ट जो है ओवरहेड्स की वो शामिल करानी चाहिए थी। लेकिन 2 को अगर मैं बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करता तो मैं एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं कर सकता था, लाइक टू लाइक कंपैरिजन होना चाहिए। ओ आर जो होता है वो हमेशा बजटेड ही होता है या प्री डिटरमिन्ड, जिसका मतलब है पहले ही आप निकालते हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होता है। तो
आपने जो बजट निकाला, उस OAR निकाला, उसमें आपने ये देखा कि यार जो एक यूनिट है ना उसमें ओवरहेड्स की कॉस्ट जो है वो $2 होनी चाहिए। आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से, जिसके बाद आपको ये पता चल गया कि यार एक्चुअल जितने हमने यूनिट्स बनाए ना उन यूनिट्स में हमें इतनी कॉस्ट शामिल करानी चाहिए थी, ठीक है। अब एक्चुअल जब साल गुजरा तो कॉस्ट अगर इससे कम या ज्यादा हुई उसको आप अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन करा कहते हो। अब एक्चुअल ओवरहेड्स फर्स्ट करें 3000 थे, ठीक है। ओवरहेड्स का मतलब कॉस्ट ही होता है। तो आपने 2000 कॉस्ट इंक्लूड की, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का मतलब होता है कॉस्ट इंक्लूड करना, शामिल करना। एक्चुअल में कॉस्ट आपको 3000 आई, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने 1000 से कम कॉस्ट इंक्लूड की। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब जो है अगर कम होते हैं एक्चुअल ओवरहेड से तो उसको आप अंडर एब्जॉर्ब कहते हो। अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है कम इंक्लूड की। एक्चुअल कॉस्ट आपकी 3000 थी ओवरहेड्स की, आपने जस्ट 2000 शामिल की। तो क्योंकि आपने कम की, ये कॉस्ट कम इंक्लूड की, तो आपने प्रॉफिट को उतने से ही रिड्यूस कर देना है, क्योंकि कॉस्ट मजीद आप चार्ज करेंगे, कॉस्ट ज्यादा चार्ज करने से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। अंडर एब्जॉर्ब आपने एक चीज की है तो आपको प्रॉफिट में से उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने फर्ज करें आपने जो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कराए वो 2000 थे और एक्चुअल जो है वो 1500 है, यानी कि एक्चुअल जो कॉस्ट थी आपकी जस्ट 1500 थी, तो 500 से आपने ज्यादा कॉस्ट शामिल करा दी, उसको आप ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हो। और ओवर एब्जॉर्प्शन को आपको प्रॉफिट में ऐड करना होता है। प्रॉफिट में ऐड कैसे करना होता है या कैसे हम इसकी वर्किंग करते हैं वो आपके MA1 लेवल पे टेस्ट नहीं होगी, MA2 में होगी जब हम पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपने इसको आपको कभी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कॉस्ट ज्यादा शामिल करा दी है ना, कॉस्ट अगर आपने ज्यादा शामिल करा दी है एक्चुअल से, तो उसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। तो आप प्रॉफिट को उतने से बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि आपने फालतू कॉस्ट लगाई है, इतनी फालतू कॉस्ट शामिल कराई है, इतनी करानी नहीं थी। और अगर आपने कॉस्ट कम शामिल कराई है, एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए थी, तो आप उतनी मजीद कॉस्ट शामिल कर दें, यानी कि प्रॉफिट को उतने से ही कम कर दें। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने का ये तरीका है, पहले आपने OAR निकालना है, फिर आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालने हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हम इसलिए लेते हैं ताकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो, जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का इसका और एक्चुअल का कंपेयर करते हैं तो लाइक टू लाइक हो, क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड्स जो होते हैं उतने ही यूनिट्स की बेसिस पे होते हैं ना जो एक्चुअल यूनिट्स होते हैं। ये रीजन है। अगर तो आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब ज्यादा करवाए थे एक्चुअल के मुकाबले में तो उसको ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो उसको प्रॉफिट में आप ऐड कर दें, क्योंकि आपने कॉस्ट जरूरत से ज्यादा शामिल करा दी, इतनी करानी नहीं थी। और अगर आपने कॉस्ट कम शामिल कराई तो उसको आप अंडर एब्जॉर्ब कराते हो, तो आप प्रॉफिट को उतने से कम कर दो, यानी कि मजीद उतनी कॉस्ट लगा दो, ऐड कर दो, तो कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये आपका चैप्टर था एक्सपेंसेस का और ओवरहेड्स का, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी, ठीक है। अब ये बड़ा, इसको बड़े आपने गौर से सुना, कॉन्सेप्ट को समझना है, थोड़ा ट्रिकी एरिया है। इसके एग्जाम के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मजीद जो है आपको इसमें क्लैरिटी होगी।